हेलो हाय नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है बेस थ्योरम, जो मैथ्स की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है प्रोबेबिलिटी की, जो प्रोबेबिलिटी की एक सर्टेन कंडीशन को सॉल्व करती है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बेस थ्योरम कैसे काम करती है। मान लो आपके पास में 3 इवेंट दे रखे हैं, ए बी और सी। और मान लीजिए कि सी जो है वो कॉमन इवेंट है ए और बी का, मतलब वो ए से भी पॉसिबल है और बी से भी पॉसिबल है। तो ए से भी इवेंट सी पॉसिबल है और बी से भी इवेंट सी पॉसिबल है। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑन ए, वो आप निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। अगर मैंने आपसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑन बी, तो ये भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपन पढ़ चुके हैं कि एक इवेंट अगर हो चुका है तो उसके बाद दूसरे इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी वो अपने को पता है। लेकिन अब यहाँ पे केस उल्टा हो गया है। उल्टा क्या हुआ है, अगर मुझसे ये पूछा जाए कि सी इवेंट, देखो सी इवेंट के बारे में दिया गया है, सी इवेंट अगर हो चुका है और मुझसे ये पूछा जाए कि वो ए से हुआ या बी से हुआ, तो ये अपन कैसे निकालेंगे। इस चीज को हम बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी। रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई इवेंट है जो ए और बी का कॉमन इवेंट है, वो हो चुका है। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि वो ए से हुआ है या बी से हुआ है, मतलब प्रोबेबिलिटी पता करनी है हमको कि वो ए से हो सकता है या बी से हो सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसी जो प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी होती है, उसके लिए हमको क्या करती है, बायस थ्योरम या बेस थ्योरम हेल्प करती है। तो बेस थ्योरम किस तरह से काम करेगी, ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि हमें 2 बैग दे रखे हैं, 2 बैग है अपने पास में, ये बैग 1 और बैग 2। तो बैग 1 में मान लो 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है, और 5 वाइट बॉल है। और बैग 2 जो है उसके अंदर 3 ब्लैक बॉल है और 2 वाइट बॉल है, ठीक है। तो अगर आपसे मैंने पूछा कि बैग बैग फर्स्ट से वाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो आप निकाल सकते हो। बैग फर्स्ट से वाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। बैग फर्स्ट में वाइट बॉल कितनी है, 4 है, और टोटल बॉल कितनी है, 9 है। तो 4/9 बैग फर्स्ट से आप वाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। ऐसे ही आप बैग सेकंड से भी वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है ना, या 5/9 होगा, सॉरी, ठीक है। बैग सेकंड से भी वाइट बॉल की या ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें। परंतु बात उल्टी अगर मैं करता हूँ कि मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने किसी बैग से ब्लैक बॉल निकाली है, ब्लैक बॉल को मैंने ड्रॉन किया है। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी आप पता है कि वो बैग सेकंड से है, ठीक है ना, कि वो बैग सेकंड से है, ठीक है। आपको ये बताना है कि मैं, अच्छा आपको ये दे रखा है कि ब्लैक बॉल निकाली है। अब ब्लैक बॉल तो दोनों के अंदर है, कहीं से भी निकाल सकते हो आप। लेकिन क्वेश्चन मैं इस तरह का दे रहा हूँ कि आप इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि ब्लैक बॉल तो मैंने निकाली है, बट ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो बैग सेकंड से ही निकली है। या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मैंने वाइट बॉल निकाल दी है और ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग फर्स्ट से ही निकली है। तो कुल मिला के मेरे को नेक्स्ट इवेंट दे रखा है और पहले वाले की प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्योंकि देखो पहले जो इवेंट होगा वो बैग का होगा, क्योंकि आप पहले बैग सेलेक्ट करोगे फिर ही तो आप बैग से बॉल निकालोगे। तो आप बैग सेलेक्ट करके फिर बैग से अगर बॉल निकालते हो तो इवेंट आफ्टर हो रहा है, लेकिन आप रिवर्स की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हो, क्योंकि आप ये निकालना चाह रहे हो कि बैग कौन से, सॉरी बॉल जो है वो कौन से बैग से निकाली गई है। अगर आपको ये दे दिया गया है कि ये बॉल निकाल दी गई है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जॉन बेज नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेज थ्योरम का इन्वेंशन किया था। तो वही बेज थ्योरम अपने को पढ़नी है और ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई, आरबीएसई, जो भी बोर्ड है, आप मान के चलिए कि ये एग्जाम में लगभग एक आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते, ये लगभग आने वाला क्वेश्चन है। क्लियर सभी को। तो बेस थ्योरम को समझने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, कुछ छोटी मोटी बातें भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि बेस थ्योरम जो है वो अच्छी खासी थ्योरम है, उसमें लंबे चौड़े एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को समझने के लिए अपने को पहले छोटे मोटे कुछ बातें और समझनी पड़ेगी। तो इसी को समझते हुए अपन बढ़ते हैं पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की तरफ। तो यहाँ पर टर्म पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है, देखो
कोई भी जो सेट होता है, जैसे कोई भी सेट है, ठीक है ना, सेट मतलब यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उसके आप क्या बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हो ना, बहुत सारे पार्ट्स कर सकते हो, इस तरह से आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, पार्ट्स कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप पार्ट्स करोगे, ठीक है, तो उस हर पार्ट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट तो आएंगे, ठीक है, बट कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो उसको पार्ट बोला जाएगा, बस। कॉमन आ जाएगा तो उसको पार्ट कैसे बोलेंगे, मुझे एक बात बताओ। जो हिस्सा आपका, हाथ आपका एक पार्ट है, ठीक है ना, आपकी बॉडी का एक पार्ट है, तो अगर उस हाथ को अलग कर दिया जाए, ठीक है, तो आपके हाथ में बॉडी में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग, बिल्कुल अलग हो जाएगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन नाम की चीज नहीं होती है। डेफिनेशन पे आ जाइए। अ सेट ऑफ इवेंट E1 E2 से लेके En इज सेट टू रिप्रेजेंट ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस S। कोई सैंपल स्पेस S है, ठीक है, उसका ये पार्टीशन बोला जाएगा यदि, पहली कंडीशन, ई आई इंटरसेक्शन ई जे। देखो आई जे का मतलब कोई भी दो पार्ट्स की बात कर रहा है ना, जैसे एक इस पार्ट को आप ई आई मान लो और इस पार्ट को आप ई जे मान लो, या फिर इसको आप E1 इसको E2 भी मान सकते हो। इस तरह से कोई भी दो पार्ट आपने लिए हैं और उन दो पार्ट में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी, नथिंग इज कॉमन, क्योंकि पार्ट से भाई अलग अलग पार्ट है तो कॉमन कैसे आएगा। तो ऐसे जो आपको एरियाज मिलेंगे, ठीक है, इनको बोला जाएगा पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का पार्टीशन कहलाएगा। तो ये ओनली ये सिंगल कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सैंपल स्पेस के पार्टीशन में हमेशा इंटरसेक्शन क्या आता है, नल आता है, कोई कुछ भी कॉमन नहीं आता है, ठीक है। दो पार्ट्स में दो, अगर उनको सैंपल स्पेस का पार्टीशन बोला गया तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जितने भी, जिनको भी आप पार्ट्स बोल रहे हो, वो पार्ट्स तभी बोले जाएंगे जब उनको मिलाने पर वापस सैंपल स्पेस बने। तो अलग अलग पार्ट्स को E1 E2 जैसे अलग अलग पार्ट्स है, इन सभी को आप वापस अगर कंबाइन कर दो तो वापस क्या बन जाना चाहिए आपका, सैंपल स्पेस, ठीक है ना। आपकी बॉडी के मान लो 4 पार्ट है, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है, और आपका धड़ 5 पार्ट है, तो इन पांचों को मिला के वापस आपकी बॉडी बन जानी चाहिए, ठीक है ना, तभी उनको पार्ट्स बोला जाएगा। पार्ट्स तो भाग होता है ना, भाग अगर आपसे वापस मिलेगा तो वो कंप्लीट कर देगा, तो उस तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन भी है, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी जो होगी ईच पार्टीशन की, वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टीशन आपने लिया तो वो पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। मतलब कि कुल मिला के उस पार्टीशन का एग्जिस्टेंस है, वो पार्टीशन है। 0 प्रोबेबिलिटी होने का मतलब ये कि पार्टीशन नेग्लिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पार्टीशन होता है, उसको कंसिडर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको तीसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जितने भी पार्टीशन आप ले रहे हो, E1 E2 E3, जो जो भी नंबर ऑफ पार्टीशन आपके बनेंगे, E1 E2 E3, वो सभी एग्जिस्ट करेंगे, उन सब की एक प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, और उन सबको अगर मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं अपन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की तरफ। तो मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कि E1 E2 E3 से लेके En, ये सारे के सारे जो इवेंट है ये किसी सैंपल स्पेस S के इवेंट है। और उसके अंदर से मान लो ये सारे पार्ट्स है ना, तो इसके अंदर से अपन ने ए कोई इवेंट किया है, ए कोई अपना इवेंट है, तो जो ए इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि देखो ए इवेंट जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में से हो सकता है, ठीक है ना, मल्टीपल पार्ट्स में से अपन उसको अकर कर सकते हैं, ठीक है ना। ए कोई इवेंट है जो आप सैंपल स्पेस एस से अकर कर रहे हो, तो उसके सारे पार्ट से वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं रिलेट करेगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर अपने को ए की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो वो होगी सबसे पहले इवेंट E1 के होने की प्रोबेबिलिटी, जो इवेंट E1 है ना, E1 मतलब इवेंट E1 क्या पार्ट E1 भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो इवेंट E1 या पार्ट E1 के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर ए की प्रोबेबिलिटी इवेंट E1 के ऊपर, यानी कि E1 के अंदर से ए होने के चांस कितने हैं, फिर E2 के खुद के होने की प्रोबेबिलिटी, और E2 के अंदर से ए होने की प्रोबेबिलिटी, फिर E3 के खुद के होने की प्रोबेबिलिटी, E3 के अंदर से ए होने की प्रोबेबिलिटी, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अगर वह मान लो 5 इवेंट है तो हर बार क्या होगा, पहले उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अपन जज करेंगे, इवेंट 5 इवेंट मतलब 5 पार्ट, ठीक है ना, 5 पार्ट भी कह सकते हो आप। ये जो है ना PE1 PE2 ऐसा पार्ट्स के इवेंट है, ठीक है ना। मतलब जो अपन ने सैंपल स्पेस के जो पार्टीशन अपन ने कंसिडर किए हैं, उन पार्टीशन के जो इवेंट है उनको अपन बोल रहे हैं PE1 PE2, ये पार्टीशन के इवेंट है। तो ये जो पार्टीशंस है, पहले अपन इनकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे,
और उसके बाद में उस पार्टीशन से ए के होने की प्रोबेबिलिटी अपन देखेंगे। अगर ए हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो जीरो हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं ए उस पार्ट से हो, बट अपन कंसिडर तो करेंगे। तो एक बार फिर से सुन लीजिए क्या है ये। टोटल प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, उस पार्ट के होने की प्रोबेबिलिटी, फिर उस पार्ट से अपने इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, जो अपना ए इवेंट है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उस पार्ट के होने की प्रोबेबिलिटी, उस पार्ट से अपना इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे पहले आपने जो एग्जांपल देखा था बेस थ्योरम को समझते वक्त, ये बेक वाला, तो इसी को आप समझ लीजिए कि पहले बेक के होने की प्रोबेबिलिटी अपन निकालेंगे, फिर बेक से अपन व्हाइट बॉल के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ऐसे इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे सेकंड बेग है तो सेकंड बेग में पहले बेग के होने की प्रोबेबिलिटी, उसके बाद में उसमें से व्हाइट बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना, एक अच्छा सा एग्जांपल लेके बिल्कुल मैं आपको आगे क्लियरली एक्सप्लेन कर दूंगा ये क्या है, परंतु जो डेफिनेशन है, जो फॉर्मूला है, वो भी आपको याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। पहले इवेंट जो पार्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद उस पार्ट से इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। अच्छा, ये आप ध्यान से अगर देखोगे तो ऐसा अपन कर चुके हैं 13.2 के जो कुछ क्वेश्चन थे लास्ट के, उसमें अपन ने इन तरीकों को अपनाया था, प्लस अपन ने जहाँ जहाँ भी किया था तो अपन ने एक्चुअली टोटल इवेंट की ही बात करी थी। टोटल इवेंट में प्लस करना पड़ सकता है अगर अगर सेपरेट इवेंट हो, बिल्कुल सेपरेट इवेंट हो तो, ठीक है ना, तो इसी से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन पे आ जाइए। अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, पर्सन ने एक जॉब लिया, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक, यानी कि ये बोल रहा है कि जो स्ट्राइक के होने की प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, वो कितनी है 0.65। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्राइक क्या हो जाएगा, नॉट स्ट्राइक हो जाएगा 1 माइनस 0.65 हो जाएगा। देखो स्ट्राइक के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.65 है तो नहीं होने की 1 माइनस 0.65 कितना हो जाएगा 0.35 हो जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने के चांस, मतलब कि जॉब कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी दे रखी है 0.80 दे रखी है, वो भी तब जब नॉट स्ट्राइक, इसलिए मैं इसको नॉट स्ट्राइक की साइड में लिखा है। जब नॉट स्ट्राइक होगी, इफ देयर इज नो स्ट्राइक, उस टाइम पे जॉब कंप्लीट हो जाएगी, 0.80 उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और 0.32 सॉरी, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक हुई तो भी जॉब कंप्लीट हो जाएगी, बट उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी क्या है, कम है, 0.32 है। तो यहाँ पर मुझे दो पार्ट्स दिख रहे हैं साफ साफ, एक स्ट्राइक, एक जॉब कंप्लीट का, एक नॉट स्ट्राइक और जॉब कंप्लीट का दे रखा है। तो देखा जाए ना अगर, तो ये जो प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखी है 0.32, ये जॉब के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है जब स्ट्राइक हो रही है, यानी कि ये मुझे कोई पर्टिकुलर इवेंट नहीं दे रखा है। देखो मैं ढंग से लिखता हूँ, ये कोई मुझे पर्टिकुलर इवेंट नहीं दे रखा है, ये मुझे कंडीशनल इवेंट दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीटेड जब स्ट्राइक होगी, ये दे रखा है मुझे 0.32, ठीक है ना। और ये भी एक्चुअली वही है कि जॉब कंप्लीटेड जब नॉट स्ट्राइक होगी, और ये दे रखा है मुझे 0.80। और मुझसे पूछा है कि फाइंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, मुझसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीटेड, सीधा जॉब कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो अब एक बार थोड़ा विचार करो, जॉब कंप्लीट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या ये इसकी नकल नहीं कर रहा है। देखो जॉब कंप्लीटेड, स्ट्राइक, जॉब कंप्लीटेड और स्ट्राइक, नॉट स्ट्राइक, जॉब कंप्लीटेड ओवर नॉट स्ट्राइक, नकल कर रहा है नहीं कर रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, जब स्ट्राइक होगी उस टाइम पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीटेड और स्ट्राइक प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट स्ट्राइक इनटू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब कंप्लीटेड ओवर नॉट स्ट्राइक, यही तो कहना चाह रहा है, ठीक है। अब ये कहना चाह रहा है तो भैया निकाल दो प्रोबेबिलिटी, आपको तो बस मल्टीप्लाई करना है। स्ट्राइक कितना है 0.65 और जॉब कंप्लीटेड और स्ट्राइक क्या हो जाएगा 0.32 प्लस नॉट स्ट्राइक के चांस क्या है 0.35 इंटू जॉब कंप्लीटेड ओवर नॉट स्ट्राइक इज 0.80। तो यहाँ पे अपन इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, 5 दूनी 10 आ जाएगा 0,
ठीक है। उसके बाद 6 दूनी 12, 5 3 15, 12 और 10 22 और 5 27 और 1 28, 8 आ रहा है। ठीक है। 2 6 3 18 19 20, 208, तो 0.2080 आ रहा है। ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 8 पंजे 40, 0 40। ठीक है। उसके बाद में 8 तारीख 24, 25 26 27 28, तो 28, तो 0.28 आ रहा है। ठीक है। इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो 2 टू 4, 0.488 ये अपना आंसर आ रहा है। ठीक है। आंसर 0.488। क्लियर है सभी को? तो एग्जैक्टली जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया है, और इसी कंसेप्ट से आपने क्वेश्चन को अटेंड किया है। आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने की कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। अब आ जाते हैं अपन बेस थ्योरम पे। देखो, एक क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का अपन ने किया, अब अपन बेस थ्योरम की तरफ बढ़ सकते हैं। बेस थ्योरम की मैंने आपको पहले भी हिंट दी थी कि वो किस तरह से काम करेगी। ठीक है। और दोबारा एक बार आपके सामने बेस थ्योरम प्रस्तुत है। तो देखिए बच्चों, बेस थ्योरम वही बात है। अगर E1 E2 से लेके En तक वही है, नॉन एम्प्टी पार्टीशंस है। ठीक है, जिनके कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहेगी, और उनका अगर अपन यूनियन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, सैंपल स्पेस, और इंटरसेक्शन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। एंड ए इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और ए कोई इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला अपने को दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट। देखो, पार्ट ओवर इवेंट। अब आप इवेंट से इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो ओवर पार्ट, पार्ट के ऊपर आप इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब पार्ट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ओवर इवेंट। ठीक है ना, यानी कि वही है, वो स्टार्टिंग में जो समझाया था ना बेस थ्योरम में आपको, कि आपको बॉल आपने निकाल लिया, तो बॉल निकालिए वो कौन से कलर की आपको पता है, आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि पार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पार्टीशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि इस पार्टीशन से ही वो इवेंट हुआ है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी है। तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी है, और इसके क्वेश्चन को भी आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि आप ये पता कर लीजिए उस क्वेश्चन को पढ़ के कि ये प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, पार्टीशन की पूछ रहा है या इवेंट की पूछ रहा है। देखो, इवेंट की पूछेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी, पार्टीशन की पूछेगा तो बेस थ्योरम। तो इतना से फर्क है, और इसी वजह से आप देखोगे कि इसका जो फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूले के डिवाइड में या टोटल प्रोबेबिलिटी जो लिखा हुआ है, टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी, और जो ऊपर लिखा है वो एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी है, किसी भी एक पार्ट की प्रोबेबिलिटी जिस पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हम बेग वाले एग्जांपल की बात करते हैं, तो उसमें मान लो बेग सेकंड से अपन निकालते हैं, तो बेग सेकंड की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, बेग सेकंड मतलब बेग सेकंड से निकलने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी। और बेग फर्स्ट अगर बॉल को निकाला है तो बेग फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी, बेग फर्स्ट से निकलने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब कुल मिलाकर नीचे की तरफ टोटल प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ टर्म्स है जो बेस थ्योरम से रिलेटेड है ना, जैसे जो इवेंट होते हैं बेस थ्योरम के उनको हाइपोथेसिस बोला जाता है। ठीक है, जो इवेंट होते हैं E1 E2, इवेंट मतलब वही पार्ट्स के इवेंट, ठीक है ना। और उसके बाद में द प्रोबेबिलिटी PEI, जिस प्रोबेबिलिटी को अपन निकालते हैं मेन प्रोबेबिलिटी, उसको बोलता है प्रायोरी प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रायोरी प्रोबेबिलिटी उसको बोला जाता है। ठीक है ना, ऑफ हाइपोथेसिस। फिर जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ना, P, जो अपन को एक्चुअल में निकालनी होती है ना, मेन अपने कुछ निकालनी होती है, उसको अपन बोलते हैं पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी, थोड़ा अजीब से वर्ड से है, ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं आपसे ना, 1 मार्क में क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया है। ठीक है, कि पोस्टीरियरी प्रोबेबिलिटी किसको बोला जाता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान रखने हैं, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाने हैं। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल 16। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। देखो, एक बेग फर्स्ट की बात करिए, ठीक है, उसमें 3 तो रेड बॉल्स एंड 4 जो है वो ब्लैक बॉल्स। देख के पता पड़ रहा है कि ये बेइज थ्योरम का क्वेश्चन है, देख के पता पड़ रहा है। ठीक है, 4 ब्लैक बॉल्स वाइल अनदर बेग सेकंड, और कोई बेग सेकंड है, बेग ही हो गया, बेग सेकंड कंटेन्स 5 रेड, 5 तो रेड है, ठीक है, और 6 जो है वो ब्लैक बॉल है।
One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be red. Find the probability that it was drawn from bag second. बैग सेकंड से ही निकाली गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकाल, देखो इवेंट दे रखा है आपको, ठीक है, और पूछा क्या है कि उस कौन से पार्ट से उसकी प्रोबेबिलिटी डन हुई है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखो बैग फर्स्ट जो है इसको आप पार्ट्स की तरह आप इसको लोगे तो इसको आप E1 और इसको आप E2 पार्ट मान लेते हो, ठीक है, E1 और इसको आप E2 मान लेते हो, ठीक है। और जो बॉल आपने निकाली है वो कौन सी है, रेड बॉल है, तो रेड को मैं R मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो मुझसे पूछा क्या गया पता है, मुझसे ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ओवर रेड बॉल। मुझसे पूछा गया है कि E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब उससे रेड बॉल निकाली गई है, ठीक है, मतलब रेड बॉल निकाली गई है वो E2 से निकाली गई, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बिल्कुल बिंदास होकर बेस थ्योरम की बात कर लीजिए। देखो बेस थ्योरम कैसे काम करती है, अगर आपको E से A का निकालना है तो आपको सारे इवेंट ले लेना, E1 E2, यहाँ पे दो ही है तो अपन दो ही लेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या लेते हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, देखो ऊपर वही आएगा जो जिसका अपन निकालना चाह रहे हैं, E2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ A यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ओवर E2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा पहले, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ओवर E2। इस तरह से हमको लिखना होता है, ठीक है ना। हालांकि लिटरली ये तो लंबा क्वेश्चन नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है ना, मतलब तुरंत एक लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, इतना सिंपल है। परंतु फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो इस तरह से लिखने का रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए कि कैसे अपन लिखेंगे, है ना। तो E2 ओवर R क्या होगा, E2 R ओवर E2, E1 R ओवर E1 एंड E2 R ओवर E2। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब ये कि E1 E2 में से E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो दो बैग है और दोनों बैग इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। तो हर एक बैग की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेम आनी चाहिए ना, और वो कितनी आनी चाहिए, 1/2 आनी चाहिए, ठीक है ना। 1/2 आधी होगी, दो बैग है तो आधी होगी, तीन बैग होते तो 1/3 हो जाती। तो E1 E2 की प्रोबेबिलिटी तो अपने सामने क्लियर है, ठीक है, तो आप वो भी लिख दीजिए। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओवर E1 क्या होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ओवर E2 क्या होगा, तो ये भी डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो रेड E1 में से रेड कितनी, तो E1 में से रेड कितनी है, 3 है, कितनी है, 3 है, ठीक है। और टोटल बॉल्स कितनी है, 4 और 3 कितना हो गया, 7 आ गया। वैसे ही रेड ओवर E2 में से रेड कितनी है, 5 है, और टोटल बॉल कितनी है, 6 और 5 11 है, ठीक है। तो ये आपका रेड से E1 और रेड से E2, अब इसको पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज को आप रख दीजिए, तो 1/2 रेड ओवर E2 यानी कि 5/11 डिवाइडेड बाय 1/2 रेड ओवर E1 दैट इज 3/7 प्लस 1/2, ठीक है, रेड ओवर E2 यानी कि 5/11, ठीक है ना। ये अपने पास में आएगी कंडीशन, इस कंडीशन को अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो 5 11 दूनी 22 आ रहा है, नीचे यहाँ पे क्या आएगा, देखो 7 दूनी 14 और 11 दूनी 22 आएगा, तो 3/14 प्लस 5/22, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। तो ऑन सॉल्विंग ये आपका आ जाएगा 35/68, ठीक है ना। तो ये इसका लगभग आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व किया जा सकता है इसको, 2 की टेबल से कट रहा है ये, ठीक है ना, 22 14 और 22, क्लियर है, ये अपना आंसर आएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 3 बॉक्स दे रखे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, हर एक के अंदर 2 कॉइन है, ठीक है ना। बॉक्स फर्स्ट के अंदर बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन, बॉक्स फर्स्ट के अंदर दोनों जो कॉइन है वो गोल्ड है। बॉक्स सेकंड के अंदर बोथ आर सिल्वर कॉइन, दोनों के बॉक्स सेकंड में दोनों कॉइन सिल्वर है। और बॉक्स 3 जो है देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, एक गोल्ड है और एक सिल्वर कॉइन है। अ पर्सन चूजेज अ बॉक्स एट रैंडम, पर्सन ने एक रैंडम बॉक्स चुना है एंड टेक्स आउट अ कॉइन, एक कॉइन उसने निकाला है। तो इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, अगर कॉइन गोल्ड का है, मतलब कंडीशन इसने गोल्ड की दे दी है, ठीक है, कॉइन अगर गोल्ड का है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड, दूसरा जो कॉइन है वो भी गोल्ड का होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं वही बात है, इसको E1 इसको E2
और इसको E3 मान लेता हूँ, तो मुझसे पता है क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जिस भी बॉक्स से आपने गोल्ड कॉइन निकाला है, ठीक है ना, तो उस बॉक्स में दूसरा कॉइन भी गोल्ड होना चाहिए, ठीक है, दूसरा कॉइन भी क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। उस बॉक्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो बॉक्स कौन सा है, फर्स्ट वाला बॉक्स है। यानी वो इवन की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसके ऊपर, गोल्ड कॉइन के ऊपर। इवन की पूछ रहा है किसके ऊपर, गोल्ड कॉइन के ऊपर, क्योंकि देखो पहला बॉक्स ही ऐसा है जिससे आप पहला कॉइन अगर गोल्ड निकालते हो तो अगला भी कौन सा निकलेगा, इससे गोल्ड निकलेगा, ठीक है, सेकंड से तो निकल ही नहीं सकता, और थर्ड से अगर एक बार गोल्ड निकल गया तो अगला गोल्ड ही निकलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो फर्स्ट बॉक्स से निकलने की बात कर रहा है। तो आप क्या करोगे बताओ, E1/G निकालना है, तो सबसे पहले आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है ना, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, फिर क्या आ जाएगा वही E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड ओवर E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड ओवर E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड ओवर E3, ये हमको निकालना है। तो वही बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, E2 क्या होगा और E3 क्या होगा। तो देखो इस बार 3 इवेंट है, तो किसी भी एक के होने के, 3 इवेंट मतलब 3 पार्टीशन है, किसी भी एक पार्टीशन के होने की जो प्रोबेबिलिटी वो क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, किसी भी एक की क्या होनी चाहिए, 1/3। तो PE1 भी 1/3 होगा, E2 भी क्या होगा 1/3, और PE3 भी क्या होगा 1/3 होगा। तो अपन ये भी लिखना इसको स्टार्ट करेंगे, E1 को 1/3 और गोल्ड ओवर E1, तो E1 में गोल्ड कितने हैं, 2 है, ठीक है ना, और टोटल कॉइन भी 2 ही है, तो 2/2 यानी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 2/2 लिख देता हूँ मैं, 2/2, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 और गोल्ड 2/2 हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की खुद की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है ना, लेकिन गोल्ड ओवर E2, तो E2 में गोल्ड कहाँ है, नहीं है, 0/2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि गोल्ड नहीं है तो आप 0 लिखोगे। फिर थर्ड नंबर पे E3, तो E3 जो है उसकी खुद की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और उसमें से गोल्ड कितने, 1 है, और टोटल कॉइन कितने आपके 2 है, ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर तो आपको देखो 2 से 2 कट चुका है, ऊपर तो खाली 1/3 मिल रहा है, और नीचे देखो वापस से ऐसे 2 से 2 कटेगा, तो एक तो यहाँ पे 1/3 मिलेगा आपको, और दूसरा ये तो पूरा 0 हो जाएगा बीच वाला, तो यहाँ पे आपको 1/6 मिलेगा, है ना, 3 2 6 मिलेगा। क्लियर है। तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा, ठीक है, 1/3 है, 1/6 है, तो 3 से कट रहा है पूरा, 3 3 2 6, तो एक और आधा जो होता है वो 3/2 होता है, तो 1 3/2 2/3 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। क्लियर है। तो ये अप्रोच आपको यही रखना है, दिस इज द मेथड कि आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, अटेंड किस तरह से करना है, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करिए ना, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि अलग से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ G/E1 ये भी आप निकाल के रख दो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बहुत लंबी चौड़ी आपको लैंग्वेज नहीं लिखनी है, आपको इसी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये आपका तरीका रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, 90% जो टेस्ट है उसमें डिजीज डिटेक्ट हो जाता है, बट 10% गो अनडिटेक्टेड। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% of the tests are judged HIV negative, but 1% are diagnosed as showing HIV positive. From a large population of which only 0.1% have HIV, one person is selected at random. एक person को randomly select किया है. Given the HIV test and the pathologist report him/her as HIV positive. What is the probability that the person actually has HIV? तो देखो एक लंबी चौड़ी पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है ना, फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन ऑफ है विच ओनली 0.1% हैव HIV। तो देखो दो केस है, एक HIV वाले हैं और एक नो HIV वाले हैं, ठीक है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि सारी कैलकुलेशन परसेंटेज में दे रखी है, और जो परसेंटेज में दे रखा है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी सारी दे रखी है, आप चाहो तो उनको परसेंटेज में रहने दो, या फिर आप चाहो तो उनको एग्जैक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी।
परसेंटेज में रहने दोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, फ्रैक्शन में करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यह बात ये हो रही है कि जिनको एच है ऐसे कितने लोग हैं, तो लार्ज पॉपुलेशन जिसमें सिर्फ 0.1% को एच है, तो जाहिर सी बात है कितने परसेंट को नहीं है। तो अपने सामने बहुत ही क्लियर कैलकुलेशन है, 1% को अगर है इसका मतलब 99% को, सॉरी 99.9% को, 99.9% को एच नहीं है ना, 99.9% को एच नहीं है एज पर द कैलकुलेशन। अब आगे लिखा हुआ है कि पीपल हैविंग, जिनको एच है उनके अंदर 90% के जो टेस्ट है, ठीक है ना, वो डिजीज़ को डिटेक्ट करता है। जिनको एच है उसमें डिटेक्ट कितने होते हैं और अनडिटेक्ट कितने होते हैं, तो जो डिटेक्ट होते हैं वो वापस इसके अंदर 90% है, और जो अनडिटेक्टेड है वो 10% है। और जिनको नहीं है, ठीक है ना, 99%, और पीपल फ्री ऑफ एच जिनको एच नहीं है उसमें से 99% जो टेस्ट है वो एच नेगेटिव है, मतलब उनको नहीं होता है ना, तो अपन अनडिटेक्टेड में लिख देते हैं। नहीं होता है तो अपन क्या लिख देते हैं उसको, एच नेगेटिव लिख देते हैं पहले अपन इसको, ठीक है, नेगेटिव। तो ऐसे कितने जने हैं, तो एच नेगेटिव वाले 99% है, 99% है, तो जाहिर सी बात है कि 1% जो है वो पॉजिटिव वाले हो जाएंगे। तो वही बात है, डिटेक्ट और अनडिटेक्ट वाली बात है ना, 1% को डिटेक्ट हो रहा है और 99% को नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर दो केसेस तो मैंने क्रिएट कर दिए हैं, अब E1 और E2 भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, E1 E2 आपको मिल चुका है। और इवेंट जो है आपका वो क्या है एक्चुअली, तो इवेंट आपका ये है कि जो एच पॉजिटिव है वो कंसिडर किया गया, मतलब उसको एच पॉजिटिव है ना, मतलब ये अपना मेन इवेंट है, डिटेक्ट हो चुका है, ठीक है। अपने को ये पढ़ना है, ये पता करना है कि डिटेक्ट तो हो चुका है, पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन के को एक्चुअली एच अब एक्चुअली एच वाले कौन है, एक्चुअली एच वाले E1 है। तो आपको ये पता करना है कि जो पर्सन है वो E1 से है, ठीक है ना, जिसको एच है वो कहाँ से है, E1 से है। तो आपको क्या निकालना है, आपको समझ में आ गया होगा, आपको E1 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवर डिटेक्टेड के ऊपर, ठीक है ना, किसके ऊपर, डिटेक्टेड के ऊपर या फिर पॉजिटिव के ऊपर आपको निकालना है। क्लियर है, तो वही बात है, वंस अगेन एक बार फिर से लंबा चौड़ा फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 over D is equals to probability of E1 into probability of detected over E1 divided by probability of E1 into probability of detected over E1 plus probability of E2 into probability of detected over E2, ठीक है ना। यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज में दे रखी है, फिर से रिपीट करता हूँ, पॉइंट में फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी यहाँ पे बेस थ्योरम के अंदर सब कुछ वैसे भी आपका कैंसल आउट होना है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लिखना शुरू कीजिए। देखो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो इस बार है ना 1/2 नहीं लिखना है, इस बार दे रखी है, ये जो दे रखी है ना 0.1% ये E1 की, और 99.9% ये E2 की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, 99.9% सॉरी। तो 0.1% इंटू, है ना, 0.1 ही लिख दीजिए आप, डिटेक्टेड कितना है 90% है, तो इंटू 90% डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 90 प्लस E2 की क्या है 99.9, 99.9 इंटू 1%, ठीक है, 99.9 इंटू 1%। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 0.1 इंटू 90 डेट इज़ बेसिकली 9, और यहाँ पे डिवाइड में वही 9 आएगा, और यहाँ पर 99.9 है तो 99.9 ही रहेगा, ठीक है। तो 99.9 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें 9 और आप ऐड कर दीजिए, तो 9 9 18, ठीक है, तो 100.8 आ रहा है, 108.9, 108.9, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पॉइंट हटाओगे तो 90/1089 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स आ गया है, मैं इसी को अपना आंसर मान लेता हूँ, बट अगर ये सॉल्व होता है तो आप कर सकते हो इसको पॉइंट्स के अंदर, ठीक है ना, पॉइंट्स के अंदर ये कुछ सॉल्व अगर चाहो तो आप इसको कर सकते हो। तो जब मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ,
तो 0.083 ये अप्रोक्सीमेट आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आंसर इसमें आ जाएगा। तो आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा। ठीक है ना, किस तरह से अपन ने क्वेश्चन को अटेंड किया। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से, बट मेरा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं आपको उस तरह से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मशीन ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चर्स रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स ऑफ their output 5, 4 and 2% are respectively defective bolt. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective. What is the probability that is manufactured from machine B? बिल्कुल बेस थ्योरम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 3 मशीन्स आपको दे रखी है, ए, बी और सी। और सबसे मेन बात यह है कि इनके बोल्ट्स बनाने की जो एफिशिएंसी है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी अपने को साफ साफ दे रखी है। तो देख लेती है इसको, बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है ये, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो उसकी खुद की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है। जैसे कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है 25%। देखो फिर से परसेंटेज में दे रखी है, तो वही बात है, परसेंटेज को चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी फाइनल आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है तो, आधे परसेंटेज में, आधे फ्रैक्शन में दे रखे तो भैया रुको, सबको या तो फ्रैक्शन में लो या सबको परसेंटेज में लो। ठीक है ना, आधे फ्रैक्शन आधे परसेंटेज, आंसर गलत आएगा। या तो सभी परसेंटेज में हो या फिर सभी फ्रैक्शन में हो। ठीक है ना, फ्रैक्शन भी हो जाएगा, 25% जो होता है उसका फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो फ्रैक्शन भी हो जाएगा। ठीक है ना, 40% जो होता है इसका भी 2/5 होता है, तो फ्रैक्शन तो बन जाएगा। परंतु फ्रैक्शन बनाना एक कोई टास्क नहीं है ना, मेरी नज़र में ये है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना एक टास्क है। तो ये बोल रहे हैं कि जो उनका आउटपुट है उसमें से 5, 4 एंड 2 रेस्पेक्टिवली % आर डिफेक्टिव बोल्ट। तो जो डिफेक्टिव बोल्ट है ना, डिफेक्टिव, वो अपने को दे रखे हर एक के अंदर। जैसे इसके अंदर जो दे रखे हैं वो 25% के अंदर 5% डिफेक्टिव दे रखे हैं, बी वाले के अंदर जो डिफेक्टिव दे रखे हैं वो 4% है, और सी वाले में जो डिफेक्टिव है वो 2% है। तो इसका मतलब जो बाकी बन रहे हैं वो नॉट डिफेक्टेड होंगे। जैसे ये 95% सही वाले होंगे, है ना, इसमें भी 96% सही वाले होंगे, और इसमें 98% जो होंगे वो सही वाले होंगे। ठीक है, इस तरह से एक काम करेगा। तो आपको दिख गया होगा कि बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, और पूछ कर ये भी देख लीजिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। मशीन बी से उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, और किसकी हुई है, डिफेक्टिव की। तो देखो ये जो सही वाले का कोई काम नहीं है, डिफेक्टिव का काम है। तो ये बोल रहा है कि डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को मैं डी मान लेता हूँ। तो ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है कि मशीन बी से निकाला गया है बोल्ट को, मतलब निकाला मतलब आज मशीन बी ने उसको प्रोड्यूस किया है। ठीक है, और वो कैसा बोल्ट है भैया, डिफेक्टिव बोल्ट है। तो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि मशीन बी से निकाला गया है और वो डिफेक्टिव बोल्ट है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई, फॉर्मूला लिख दे। तो बी से निकाले तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी खुद आ जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम बी होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट फ्रॉम ए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, probability of defective bolt from B, plus probability of C and probability of defective bolt from C। इस तरह से अपन इसको लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से आगे तो आपको पता ही है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगले लाइन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट जो है वो बी से निकाला गया है और वो डिफेक्टिव है। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले बी और डी बाई बी लेंगे, तो बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, सभी ध्यान देंगे। बी की कितनी है, 35% है, और उसमें से डिफेक्टिव की कितनी है, 4% है ना। तो इसकी 35% इंटू 4%। ठीक है, दोनों परसेंटेज में है, बिल्कुल परसेंटेज में लिखा है अपन ने। फिर ए की और ए से डिफेक्टिव की ले लेंगे अपन, तो ए की है 25% और ए से डिफेक्टिव कितने दे रखे हैं आपको, 5% दे रखे हैं। फिर प्लस बी की लेंगे, वो बी की तो सेम ही आ जाएगी, जो ऊपर लिखा होता है वही नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और जो थर्ड नंबर है आपका वो सी है, और सी से जो है वो 2% है। ठीक है, और 40% अपना सी है, तो 40% तो सी का और 2% डिफेक्टेड है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। 35 दूनी 70 दूनी 140 होता है, तो ऊपर तो 140 आ रहा है। ठीक है, और 25 पंजे 125 हो जाएगा, ये वापस 140 हो जाएगा। ठीक है, 40 दूनी ये अपना 80 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये अपना, ऊपर तो 140 ही रहेगा, ठीक है, और नीचे आप जोड़ दीजिए तो ये 5, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 4 2 2 3 और एक 4, 445 आ रहा है, ठीक है, 140/445, और आप इसको टेबल से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 छोटे 40, 5 45 89, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 छोटे 40 28, 28/89, ये इसका आंसर आ रहा है। क्लियर सभी को? तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चंस, आप एक बार ट्राई कीजिए, आप आराम से कर सकते हैं। कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए, एक एक बात को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 20। देखो क्वेश्चन इसके लेंदी है, पढ़ने में करने में टाइम लगता है, डेट्स वाई ये एग्जाम में आते भी है। लेंदी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा पढ़ने वढ़ने सब करने में, लेकिन करने तो है ही आपको। ठीक है, एक मिनट है, प्रीवियस में एक और एक दो तीन आना चाहिए यहाँ पे ना, यहाँ पे 3 आएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 3 आएगा, ये 89 नहीं आएगा, ये 69 आएगा, ठीक है ना, ये 69 आएगा, सॉरी इट्स माय फॉल्ट, ठीक है ना, एक्स्ट्रा एक जोड़ दिया मैंने, तो ये 28/69 आएगा, न कि 89, ठीक है ना, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, 140/345 है ना, 1 2 और 3 है। क्लियर सभी को? हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नॉन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आएगा, बस से आएगा, स्कूटर से आएगा, और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आएगा, तो चार प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है ना, कि 4 तरीकों से वो आ सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट, लेट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4, 1/3, 1/12, ठीक है, और एक और दे रखी है जो शायद क्वेश्चन में कट गई है, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, वो आगे आगे दे रखा, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है, इफ़ ही कम्स बाय ट्रेन एंड बस एंड स्कूटर, 3 की तो आपको दे रखी है, और आगे लिखा हुआ है कि इफ़ ही कम्स बाय अदर मीन्स, अदर मीन्स से अगर वो आता है तो ही विल नॉट बी लेट, वो लेट नहीं होगा। अगर नहीं होता है, लेट नहीं होता है, तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी नहीं होगी, यानी कि लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, अगर अदर मीन्स आता है तो। व्हेन ही अराइव्स ही इज़ लेट, अब देखो वो आया तो वो लेट हो गया, लेट हो गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखो यार 4 मीन्स दे रखे हैं, ट्रेन दे रखा है, बस दे रखा है, स्कूटर दे रखा है, और अदर दे रखा है, तो इन सब की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इसकी 3/10 दे रखी है, इसकी 1/5 दे रखी है, इसकी 1/10, और इसकी 2/5 दे रखी है। फिर आगे ही लिखा हुआ है कि लेट होने की, देखो इसमें लेट की प्रोबेबिलिटी, लेट, ठीक है ना, तो लेट की बात कर रहा हूँ, सब में लेट, अगर लेट होता है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है ना। और अपन लेट के बाद जल्दी आने की भी निकाल सकते हैं, अर्ली की भी निकाल सकते हैं, बट अर्ली की अपन तभी निकालेंगे जब क्वेश्चन में उसकी डिमांड है, ठीक है, तो ये डिमांड है ही नहीं क्वेश्चन में, उसकी क्वेश्चन में डिमांड लेट की है, तो अर्ली निकाल के टाइम पास क्यों करना, जो लेट है बस उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करो। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो ट्रेन से आता है तो वो 1/4 है कि लेट हो जाएगा, ठीक है, अगर वो बस से आता है, तो 1/3 है कि वो लेट हो जाएगा, स्कूटर से आता है तो 1/12 है कि वो लेट हो जाएगा, और अदर मीन से आता है तो 0 है कि वो लेट हो जाएगा, अदर मीन से 0 प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 4 चीज़ें हो चुकी है अपने पास में, चारों की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ठीक है, और उसमें से लेट आने की प्रोबेबिलिटी भी हमको दे रखी है। पूछा ये है कि अगर वो लेट आया ही है तो क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से लेट आया है, तो अपन कैसे करेंगे इसको। देखो अपन को क्या निकालना है पहले वो समझो, अपने को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया है और वो लेट है, समझ रहे हो बात मेरी, अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से आया है और वो लेट है, ठीक है ना, तो अपने को ये निकालना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, आप आराम से गेस कर सकते हो, अगले पेज से अपन फॉर्मूला लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन से आया है और लेट है, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन से आया है, फिर प्रोबेबिलिटी लेट है और ट्रेन से आया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन से आया है, तो एक मिनट ट्रेन से ही पूछा है ना, इफ़ ही इज़ लेट व्हाट इज प्रोबेबिलिटी कम्स बाय ट्रेन, ठीक है, ट्रेन से पूछा है बिल्कुल, ट्रेन से आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट है और ट्रेन से आया है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन के अलावा किससे आया था वो, बस से आया था, प्रोबेबिलिटी कि वो बस से आया है,
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट है और बस से आया है, प्लस प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर से आया है, फिर प्रोबेबिलिटी है कि वो लेट है और स्कूटर से आया है, प्लस प्रोबेबिलिटी वो अदर से आया है, और प्रोबेबिलिटी कि वो लेट है और अदर से आया है। ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/10, 3/10, और ट्रेन से लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 1/4। तो 3/10 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 3/10 इंटू 1/4, तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना। फिर बस से आ जाओ, तो बस का क्या दे रखा है, 1/5 और 1/3, तो 1/5 और 1/3। फिर उसके बाद में स्कूटर से 1/10 और 1/12, फिर उसके बाद में एट लास्ट 2/5, 2/5 और 0 अदर मीन्स का, ठीक है ना। तो ऊपर तो दिख रहा है सामने, ठीक है, कट तो कुछ नहीं रहा है, 3/40 आएगा। नीचे अगर अपन देखें तो ये तो 3/40 ही आ रहा है, ठीक है, और ये 5×3 = 15 आएगा, और ये 10 इंटू 12 120 आ रहा है, ठीक है। तो 40, 15, 120 का एलसीएम बिल्कुल लिया जा सकता है, ठीक है। और 5 की टेबल से कट भी रहे हैं अगर आप काटना चाहो तो। एलसीएम 120 ही आएगा, और 4×3 = 12, 3×3 = 9, ठीक है, 15, 8, 12 चला जाएगा, और 120 का एक ही आएगा, ठीक है, 8, 9, 9, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 को ऊपर भेज दो, 3/40 इंटू, ठीक है, 120 ऊपर चला जाएगा, और नीचे आपका 18 है, ठीक है। तो 3 6 18, तो 4×3 = 12, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 4×3 = 12, ठीक है। तो 3/6 आ रहा है, 3/6 इज बेसिकली 1/2, ये आपका इसमें आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन इज नॉन टू स्पीक ट्रूथ, एक इंसान सत्य बोलता है 3/4 टाइम्स। ही थ्रोज अ डाई and reports that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बड़ा देखो, दो बातें इसमें करी जा रही है कि वो जो ट्रुथ जो बोलता है वो 3/4 टाइम्स है, यानी कि सत्य की बात हो रही है, ट्रुथ एंड फॉल्स, ठीक है। तो अगर वो सत्य बोलेगा तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/4 है। 3/4 का मतलब 3/4 होता है। टोटल जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। तो अगर 3/4 बार वो सत्य बोलेगा तो 1/4 बार वो क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। 3/4 टाइम अगर वो ट्रूथ है, सत्य है, तो 1/4 टाइम वो क्या होगा, फॉल्स भी होगा। फिर क्या हुआ, उसने एक डाई थ्रो करी, उसने बोला कि वो 6 है। तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्चुअल में 6 है। तो अब वो डाई थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो देखो मेरी बात सुनो, अगर वो डाई थ्रो कर रहा है और 6 वो बोल रहा है, तो अगर वो सच्चा है तो वाकई में 6 होगा। अब डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डाई के अंदर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6, 1/6 होती है, ठीक है ना। डाई में जो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/6 है, ठीक है। और अगर 6 नहीं आता है तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो डाई के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इवेंट होते हैं। तो अगर वो पूछा 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 तो एक बार ही आ रहा है, तो 1/6 ये 6 आने की प्रोबेबिलिटी है 6 की। और नॉट 6 की प्रोबेबिलिटी क्या रहनी चाहिए, नॉट 6 मतलब 6 नहीं आएगा, तो 1 - 1/6 भी कर सकता हूँ। बाकी कितने बचे 6 को छोड़ के, 3 4 5 बचे, तो 5/6 कि 6 नहीं आएगा। तो यार दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो 5/6 की है और एक क्या है, 1/6 की है। और इसी के साथ अगर व्यक्ति सच बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/6, और झूठ बोल रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो इवेंट है ई पार्ट्स, वो 1/6 और 5/6 है, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चला, क्वेश्चन को देख के, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6।
और 6 है, तो एक्चुअली 6 होने की प्रोबेबिलिटी बोलो 1/6, ठीक है, और नहीं है तो 5/6 होगी, ये तो होना चाहिए। अब इसके अंदर वापस दो केस है, डिवाइड कर दो आप इसको, ठीक है, कि अगर वो सत्य बोलता है तो क्या होगा, फॉल्स बोलता है तो क्या होगा, सत्य, ट्रुथ और फॉल्स, यहाँ पे इस तरह से अपन इसको डिस्कस करना है। तो ट्रुथ बोलता है उसके चांस कितने हैं, 3/4 है, और फॉल्स के चांस कितने हैं, 1/4 है। वही बात, ट्रुथ के चांस कितने हैं, 3/4 है, और फॉल्स के चांस कितने हैं यहाँ पर, 1/4 है। तो इस तरह से इवेंट क्या हो रहा है, यहाँ से ना इवेंट डिसाइड हो रहा है इस जगह से। अरे बस समझो आपको, इस जगह से आपका इवेंट आपका डिसाइड हो रहा है ना। तो इवेंट ये है, और ट्रूथ और फॉल्स होने की उसकी वो बात कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो जो नंबर है वो 6 है, 6 यानी कि वो इवन का पार्ट हो जाएगा, नंबर जो है वो इवन है, और वो, ठीक है ना, इट थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6, और वो 6 उसको बोल रहा है, ठीक है ना, 6 बोल रहा है मतलब सत्य ही बोल रहा होगा, तो सत्य बोल रहा होगा, इसका मतलब जो इवेंट इवन है वो ट्रुथ के ऊपर है, ठीक है ना। ये हमारा, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको फाइंड आउट, देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला अपन लिख देते हैं, फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी सत्य बोलने पर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 6 आने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी इसकी सत्य बोलने की 6 आने पर डिवाइडेड बाय, फिर प्रोबेबिलिटी वही 6 आने की इंटू प्रोबेबिलिटी सत्य बोलने की 6 आने पर, प्लस प्रोबेबिलिटी 6 नहीं आने की, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सत्य बोलने की 6, एक मिनट यहाँ पे रुकेगा, प्रोबेबिलिटी झूठ बोलने की है ना, यहाँ पे इसने झूठ बोला है, 6 नहीं आया है वो झूठ, ठीक है, तो झूठ बोलने की, ठीक है, झूठ बोलने को अपन ने क्या माना था, फॉल्स माना था, सॉरी, झूठ बोलने की 6 नहीं आने पर, ठीक है ना, झूठ बोलने की 6 नहीं आने पर, क्लियर है, ठीक है ना, 6 नहीं आया मतलब ये झूठ है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो डाटा सब गिवन है अपने पास में, तो ठीक है, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, और उसके ऊपर सत्य बोलने की क्या हो जाएगी, 3/4 डिवाइडेड बाय, वैसे ही 6 आने की 1/6 और प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/4 प्लस, और 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6, ठीक है, और वो झूठ है यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4 हो जाएगी, ठीक है, कि 6 नहीं आया है वो झूठ है, तो 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी है। सॉल्व करिए, 3×2 = 6 होता है तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है, 3×2 = 6 होता है 1/8, 3×2 = 6 से भी 1/8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं कट रहा है, तो 5/24 आएगा, तो ऊपर तो 1/8 ही है और नीचे 8×24 होता है, 24 एलसीएम आएगा, ठीक है, और यहाँ पर 3 और 5, 5 और 3, ठीक है, यहाँ पर 8×24 3 + 5, 5 और 3 8 होता है ना, 5 और 3 8 होता है, तो 24 ऊपर चला जाएगा, 8×8 = 64, 24/64 ये कट जाएगा, तो 12 की टेबल से कट रहा है, सॉरी 8 की टेबल से कटेगा, 12 की साले ओनली 24 कटेगा, तो 8 की टेबल से कट रहा है, तो 8×24, ठीक है, 8×8 = 64 आ जाएगा, क्लियर, 3/8 आपका आंसर है। तो क्लियर बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स आपने पता किया है, यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। तो जो सत्य है और झूठ की प्रोबेबिलिटी वो अपन ने निकाल दी है, 3/4 एंड 1/4, फिर इसने जो रिपोर्ट किया है वो 1/6 है, ठीक है, तो अगर वो सत्य बोलता है तो 1/6 पे 3/4 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है, और अगर वो बात के बाद में झूठ है, ठीक है, तो 5/6 पे 1/4 की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वो बात अगर झूठ है तो मतलब झूठ को झूठ ही रखेंगे अपन, ठीक है ना, फॉल्स गलत बात हो जाएगी फिर, तो गलत बात की प्रोबेबिलिटी पूरी कैसे आएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया है, ठीक है, अपन ने इवेंट जो E1 E2 माना है वो आपको विशेष ध्यान रखना है, E1 अपने 1/6 को माना है और E2 अपने 5/6 को माना है, ठीक है ना, और T जो है वो ट्रूथ है और F जो है वो फॉल्स है ना, हमको पता करना है कि वो सत्य है और कहाँ से है, वो E1 से है ना, ट्रुथ है एंड फ्रॉम E1 यानी कि वो 3/4 है, ठीक है, दैट इज ट्रुथ, और वो E1 है यानी 1/6 यानी 6 नंबर आपका आना चाहिए,
क्लियर है? तो दैट इज़ द अप्रोच, और इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे कुछ और नई चीज़ देख लीजिए बेटा, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space of the random experiment। आप जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो तो डोमेन जो होता है बस वो कुछ नहीं है, एक फंक्शन है। ठीक है, सॉरी डोमेन क्या, रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन यानी कि उसकी सारी वैल्यूज जो होती है वो सैंपल स्पेस से आती है। जो सारी वैल्यूज है वो सैंपल स्पेस से आती है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई भी इवेंट अपन मन पसंद मर्जी का उठा रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरह से अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में जो रैंडम वेरिएबल निकल के आएगा, ठीक है ना, वो एक्चुअल में क्या होगा, डोमेन का ही एक पार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए एक कोई एक्सपेरिमेंट है, ये कॉइन टॉस का एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल कॉइन टॉस का एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, यानी 2 टाइम्स क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो किस तरह से हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को, रैंडम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए x को मान लिया है एक x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, x जो है वो नंबर ऑफ हेड्स है। तो बेटा इसी x को अपन क्या बोलेंगे, बोलिए रैंडम वेरिएबल। इसी x को अपन रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। तो जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या है कि x जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, कि कितने हेड आएंगे। तो वेरिएबल है ना, रैंडम वेरिएबल ऑफ हेड हेड, जो फर्स्ट इवेंट है उसके अंदर कितने रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, तो x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। तो x नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं, फर्स्ट इवेंट के अंदर 2 है तो अपन 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर जो x है, एच टी के अंदर कितने हेड है, खाली एक ही है तो अपन ने 1 लिखा। फिर x के अंदर टी एच के अंदर भी एक ही हेड है तो अपन ने 1 लिखा। फिर x के अंदर टी टी में कितने हेड है, 0, तो अपन ने 0 लिखा। ठीक है, ठीक वैसे ही मान लो जो y है वो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ हेड जितने भी होंगे उसको माइनस कर देंगे नंबर ऑफ टेल्स है। ठीक है ना, तो उस ये भी एक रैंडम वेरिएबल है, y भी एक रैंडम वेरिएबल है, y अगेन अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो y का जो रैंडम वेरिएबल है वो कैसे काम कर रहा है कि y एच एच कितने हेड है, इसके अंदर 2 है, 2 माइनस टेल नहीं है तो 0 कर देंगे, तो 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर एक हेड है तो एक हेड का 1 लिखेंगे अपन, और नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो टेल भी एक ही है तो 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0 आ गया, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, वैसे यहाँ पे हेड और टेल वापस यहाँ पे भी एक ही है तो 1 माइनस 1 यहाँ पे भी कितना आ गया, 0। और यहाँ पर जो हेड है वो तो है ही नहीं, हेड तो 0 है और टेल कितना है, 2 है, तो 0 माइनस टू आ जाएगा, तो -2 पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से रैंडम वेरिएबल अपन निकालते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? ठीक है ना, फिलहाल इसकी कोई एक्सरसाइज क्या क्वेश्चन नहीं है। तो अभी प्रेजेंट जानकारी के अंदर तो ये अपना लास्ट था। ठीक है, तो इसके बाद जो है अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने टाइम तक साथ देने के लिए। चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, जो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, नीचे जो लिंक है उसको आप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो पीडीएफ है सॉल्यूशन का वो आपको मिल जाएगा। तो आप मेरा सॉल्यूशन जो इस तरह से मैंने सॉल्व किया है वो तरीका भी अपना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए।